नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो आपका यहाँ पे पहला सवाल है, जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो कूट दिया हुआ है, प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय स्तर की सरकार में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। नंबर 2, विधेयक का उद्देश्य गैर आपराधिकरण भावनाओं को नंबर 2 विधेयक का उद्देश्य गैर आपराधिकरण प्रावधानों को अपराध मुक्त करना है। 3 है, इन प्रावधानों में संशोधन करके विधेयक का उद्देश्य कानूनी जटिलताओं के बोझ को कम करना है। और 4 है, विधेयक में अपराधों के समन को शुरुआत का प्रस्ताव है। तो यहाँ पे कितने कथन सही हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है सभी 4। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा। तो इसमें जो है केवल 3, ठीक है। तो आपके 3 कौन से सही हैं, चलिए हम आप यहाँ पे देखते हैं। तो विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य 19 मंत्रालयों विभागों के तहत 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करके जीवन में आसानी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है। अतः कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है। गैर अपराधीकरण प्रक्रिया में कुल प्रावधानों के लिए कारावास और या जुर्माने को समाप्त करना शामिल है, जबकि अन्य में कारावास को समाप्त कर दिया जाएगा लेकिन जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। संशोधनों का उद्देश्य कानूनी जटिलताओं को कम करना और अधिक व्यवसाय अनुकूल और नागरिक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। अतः कथन 3 सही है। तो यहाँ पे अभी तक देखा कि कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है और कथन 3 सही है। और कारावास और जुर्माने को विशिष्ट प्रावधानों में दंड में बदल दिया जाएगा और प्रवर्तन प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हुए चयनित मामलों के लिए अपराधों का समन शुरू किया जाएगा। अतः यहाँ पे कथन 4 भी सही है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या कि जो कथन 1 है वो गलत है, कथन 2 सही है, कथन 3 भी सही है और कथन 4 भी सही है। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जुर्माने को व्यावहारिक रूप से संशोधित किया जाएगा। निर्णायक अधिकारी कानूनी कार्य व्यवस्था संभालेंगे और अपीलीय अधिकारी अपील संभालेंगे। जुर्माने में समय समय पर समायोजन किया जाएगा, जिससे सज़ा को अपराध की गंभीरता के अनुरूप बनाया जाएगा। यह विधेयक एक निष्पक्ष और व्यापार अनुकूल कानूनी ढांचा तैयार करते हुए प्रतिरोध और उदारता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में बढ़ोतरी का भारतीय शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका ऑप्शन है, निवेशकों के बढ़ते विश्वास के कारण भारतीय शेयर बाजार की कीमतों में उछाल का अनुभव हो रहा है। ऑप्शन बी है, भारतीय शेयर बाजार अधिक अस्थिर हो गया है जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। ऑप्शन सी है, भारतीय शेयर बाजार यूएस फेड के फैसले से अप्रभावित है। और ऑप्शन डी है, विदेशी निवेश कम होने के कारण भारतीय शेयर बाजार की कीमतों में गिरावट का अनुभव हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, अर्थात भारतीय शेयर बाजार अधिक अस्थिर हो गया है जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। चलिए इसके व्याख्या पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे व्याख्या कह रही है कि जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक अर्थात फेड अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका भारतीय शेयर बाजार पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रभाव बढ़ी हुई अस्थिरता है। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी से वैश्विक निवेशक भावना और परिसंपत्ति आवंटन रणनीतियों में बदलाव आ सकता है। जैसे जैसे अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ती हैं, निवेशक अमेरिका में उच्च रिटर्न की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे भारत जैसे उभरते बाजारों से पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है। यह पूंजी बहिर्वाह भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली को गति दे सकता है, क्योंकि विदेशी निवेशक अपना धन निकाल लेंगे, जिससे स्टॉक की कीमतों में गिरावट आएगी। तो चलिए यहाँ पे हम आगे और देखते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च अमेरिकी ब्याज दरें निवेशकों और कंपनियों के लिए उधार लेना अधिक महंगा बना सकती है, जो उनके निवेश निर्णय और पूंजी आवंटन को प्रभावित कर सकती है। परिणाम स्वरूप बाजार भागीदार अधिक सतर्क हो सकते हैं, जिससे स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। इसके अलावा वैश्विक ब्याज दरों में बदलाव से भारत के इक्विटी बाज़ारों में विदेशी संस्थागत निवेश
FII का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। यदि FII अमेरिका में बेहतर रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो वे भारतीय इक्विटी में अपना निवेश कम कर सकते हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसलिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में बढ़ोतरी भारतीय शेयर बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा कर सकती है। कीमतों में उतार चढ़ाव वैश्विक ब्याज दरों और निवेशकों की भावनाओं में बदलाव की एक आम प्रक्रिया है। चलिए हम प्रश्न 3 की बात करते हैं। तो प्रश्न 3 कह रहा है कि वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया है। कथन 2 है, 10% से भी कम देश कानून द्वारा शिक्षा में डेटा गोपनीयता की गारंटी प्रदान करते हैं। कथन 4 है, इस वर्ष की रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा में प्रौद्योगिकी किसकी शर्तों पर एक उपकरण है। और कथन 4 है, SDG जो 5 है यानी कि SDG 5 में सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य का उल्लेख है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे केवल एक कथन सही है। अब वो कथन कौन सा सही है, चलिए हम व्याख्या में देखेंगे। तो यहाँ पे व्याख्या कह रही है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा आयोजित और प्रकाशित एक स्वतंत्र वार्षिक प्रकाशन शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह सभी प्रासंगिक भागीदारों को उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह रखते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रणनीतियों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। नवीनतम रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है शिक्षा में प्रौद्योगिकी किसकी शर्तों पर एक उपकरण, शिक्षा में डिजिटल उत्पादों को बिना सोचे समझे अपनाने के खिलाफ यूनेस्को की चेतावनी पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें उनके अतिरिक्त मूल्य पर मजबूत सबूत की कमी का हवाला दिया गया है। अतः कथन 2 सही है। शिक्षा में डेटा गोपनीयता एक चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि केवल 16% देश स्पष्ट रूप से कानून द्वारा इसकी गारंटी देते हैं। महामारी के दौरान 89% शिक्षा प्रौद्योगिकी उत्पाद बच्चों के डेटा का सर्वेक्षण करने में सक्षम पाए गए, जबकि ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाली 42 में से 39 सरकारों ने बच्चों के अधिकारों को जोखिम में डाला या उनका उल्लंघन किया। अतः कथन 3 सही नहीं है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 है, इसके अलावा रिपोर्ट SDG 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण अंतर में प्रकाश डालती है, जिनमें निम्न आय वाले देशों में बुनियादी डिजिटल शिक्षा और निम्न मध्यम आय वाले देशों में सभी स्कूलों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उनके वर्तमान वित्त पोषण में अतिरिक्त 50% की आवश्यकता होती है। अतः कथन 4 सही नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ जो कथन 2 था वो सही था, बाकी 1 गलत था, 3 गलत था और ये 4 भी गलत है। तो यहाँ पे हम प्रश्न 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वोपास्चर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, एक कृषि तकनीक जो अधिक पैदावार के लिए एक साथ कई फसलें उगाने पर केंद्रित है। वी है, विशेष रूप से संलग्न चारागाहों में पशुधन को बढ़ाने की एक प्रणाली। और सी है, एक कृषि वानिकी अभ्यास जो पेड़ों, चारा, फसलों और पशुधन को पारंपरिक रूप से लाभप्रद व्यवस्था में जोड़ता है। और डी है, मृदा संरक्षण की एक विधि जिसमें कवर फसलों का उपयोग शामिल है। तो इसके ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है कि जो सिल्वोपास्चर है ये जो है इसका सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन कर रहा है। तो यहाँ पे सी है, एक कृषि वानिकी अभ्यास जो पेड़ों, चारा, फसलों और पशुधन को पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यवस्था में जोड़ता है। चलिए हम व्याख्या की बात करते हैं। तो सिल्वोपास्चर एक कृषि वानिकी अभ्यास है जिसमें पेड़ों, चारा, फसलों और पशुधन को एक पूरक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यवस्था में एकीकृत करना शामिल है। यहाँ पे सिल्वोपास्चर प्रणाली में पेड़ों को रणनीतिक रूप से चारागाहों या चारागाहों में लगाया जाता है, जिससे पर्यावरण और कृषि प्रथाओं दोनों को कई लाभ मिलते हैं। सिल्वोपास्चर में पेड़ कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। वे पशुओं को छाया और आश्रय प्रदान करते हैं, उन्हें चरम मौसम की स्थिति से बचाते हैं और तनाव कम करते हैं। पेड़ों की उपस्थिति विभिन्न वन्य जीव प्रजातियों को आवास प्रदान करके जैव विविधता को भी बढ़ाती है। इसके अलावा पेड़ कार्बन पृथक्करण में योगदान करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। पर्यावरणीय लाभों के अलावा सिल्वोपास्चर कृषि उत्पादकता के लिए फ़ायदेमंद है। चारागाहों में उगाई जाने वाली चारा फसलें पशुओं के लिए पौष्टिक चराई के विकल्प प्रदान करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें पूरे वर्ष विविध और उच्च गुणवत्ता वाले चारे तक पहुंच मिलती रहे।
इससे जानवरों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हो सकता है, जिससे विकास और प्रजनन दर बेहतर हो सकती है। इसके अलावा वृक्ष आवरण मिट्टी के कटाव और पोषक तत्वों के नुकसान को रोकने में मदद करता है, जिससे समय के साथ मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। सीमित जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में सिलो पास्ट्योर सिस्टम विशेष रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, क्योंकि पेड़ की छतरी वाष्पीकरण को कम करती है और पानी के संरक्षण में मदद करती है। अब हम प्रश्न यहाँ पे 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गायब कर दिया गया है आपका, ये जो है यहाँ पे आप लोग नंबर डाल लीजिएगा, ये 5 नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे 5 में कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी से फैलता है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। और तीसरा, हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। चौथा, हेपेटाइटिस बी रक्त और वीर्य जैसे शरीर के तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम से भी फैल सकता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पे चलिए हम इसके आंसर को चेक करते हैं। तो यहाँ पे केवल एक कथन सही है। अब वो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। व्याख्या पर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी से नहीं फैलता। यह मुख्य रूप से संक्रमित शरीर के तरल पदार्थ जैसे रक्त, वीर्य और योनि तरल पदार्थ के आदान प्रदान से फैलता है। संचरण के सामान्य तरीकों में असुरक्षित यौन संपर्क, सुइयों या सिरिंजों को साझा करना और एक संक्रमित मां से उसके नवजात शिशु को प्रसव के दौरान शामिल करना शामिल है। अतः कथन एक सही नहीं है। हेपेटाइटिस बी के लिए अत्यधिक प्रभावी और सुरक्षित टीका उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी का टीका सभी शिशुओं और बच्चों के साथ साथ संक्रमण के जोखिम वाले वयस्कों जैसे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, कई यौन साझेदारों वाले लोगों और इन्फेक्शन लगाने वाले व्यक्तियों के अनुशंसित है। औषधियाँ टीका वायरस के खिलाफ दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती हैं और हेपेटाइटिस बी के प्रसार को रोकने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अतः कथन 2 सही नहीं है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है, लेकिन यह मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को नहीं बल्कि लीवर को प्रभावित करता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना कि जो हेपेटाइटिस वी है वो श्वसन प्रणाली को नहीं बल्कि लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस यानी कि HBV लीवर कोशिकाओं को निशाना बनाता है, जिससे लीवर में सूजन हो जाती है जो हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है। HBV के दीर्घकालिक संक्रमण के परिणाम स्वरूप लीवर सिरोसिस, लीवर विफलता या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि लीवर कैंसर हो सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से संक्रमित शरीर के तरल पदार्थों के आदान प्रदान से फैलता है, जिसमें रक्त, वीर्य, योनि तरल पदार्थ और कुछ हद तक लार और आंसू शामिल हैं। सुरक्षित यौन संबंध बनाना, रक्त के संपर्क में आने वाली सुइयों या व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से बचना और हेपेटाइटिस बी के संचरण को रोकने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में उचित संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह ये जो है आपका आज का ये सेशन रहा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और ऐसे वीडियोस को देखते रहें और अपने जीवन का आनंद उठाते रहें। थैंक यू।